जी, स्वागत। जानते हैं कि आजकल कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारी बंदिशें हैं। कमरे का प्रबंध नहीं हो पाया, इसलिए घर पर ये बंद हो जाए। के साथ में ये गज़ल गाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई आंसू कोई आंसू कोई आंसू कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। ये सारा खेल है उसका, ये सारा खेल है उसका, वही सबको नचाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। घड़ी संकट की हो मुश्किल पला की हो, घड़ी संकट की हो या कोई मुश्किल पला की हो, ये मन भी खूब है रह के उम्मीद बताता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। मेरी दुनिया में मेरी दुनिया में है कुछ इस तरह से उसका आना भी। मेरी दुनिया में है कुछ इस तरह से उसका आना भी। घटा सारा खुशबू का झोंका जैसे आता है। आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। किसी को बहुत ये क्या करेला? किसी को ताज मिलता है, किसी को मौत मिलती है।
ये देखे प्यार मेरा मुकद्दर क्या दिखाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। ये सारा खेल है उसका, वही सबको नचाता है, कोई क्या बात, बहुत अच्छा। मेरा खुशियाँ मनाता है। बेहतरीन प्रस्तुति गजल की। और अब इस समय शकील अहमद जी हमारे बीच हैं। जब तक माधव कौशिक जी अभी नहीं उपस्थित हो रहे हैं, मैं चाहूंगा कि शकील अहमद जी ममता किरण जी की गजल चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ से वो जुड़ने वाले हैं और वहां पर बताया उन्होंने बहुत बारिश हो रही है तो तकनीकी कारणों से वो नहीं जुड़ पा रहे। शकील अहमद साहब जुड़ गए और आपने पहले भी मेरी गजल गाई है और एक वो एल्बम में आई है जिसकी प्रस्तुति भी हमारी जो बहुत प्रिय है डॉक्टर मृदुला सतीश टंडन, उन्होंने उस एल्बम को प्रस्तुत किया था सोच के मोती नाम से। और उस एल्बम में शकील जी ने गाया है 10 की 10 गजलें और उसमें एक गजल मेरी भी है। मैं शकील अहमद जी से अनुरोध करती हूँ कि वे एक दो गजलें यहाँ पर प्रस्तुत कर दें और इसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। काफी समय हो चुका है और आप सब यहाँ जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ब्रह्मदेव शर्मा जी, वीणा अग्रवाल जी, प्रेम बिहारी मिश्रा जी, सुलेखा मिश्रा जी, हुसैन जी, बहुत सारे नाम यहाँ बीच बीच में फ्लैश हो रहे थे। और भी अमेरिका से हमारी बिटिया भी देख रही है इस कार्यक्रम को, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। जी शकील साहब। ममता जी, जब तक शकील साहब नहीं जुड़ते मैं उनका यूट्यूब पे जो एक आपकी गजल पढ़ी है उनकी गाई जी 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 वो चला दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे है, मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। है दूर तलक यूं अंधेरा मेरे आगे है, मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे है, दूर तलक यूं तो दुनियावी जिंदगी पर ये गज़ल है। भाई हमारी शायरा साहबा कहाँ चली गई, मुझे नजर नहीं आ रही। बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ,
आस में बैठा है, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे है। मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे है, दूर तलक यूं तो ये शेर मुझे भी बहुत पसंद है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा क्योंकि दुनियावी एतबार पर है, सभी के साथ है। बेटे में तेरी माँ हूँ, बेटे में तेरी माँ हूँ, जरा बोल अदब से। बेटे में तेरी माँ जरा बोल अदब से, बेटे में तेरी माँ जरा बोल अदब से, जरा बोल अदब से। अच्छा नहीं है ये तेरा, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे है। मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे है, दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे है। मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे, उजाला मेरे आगे, उजाला मेरे आगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शकील साहब का, बहुत अच्छे तरीके से माधव कौशिक जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। और अब जरा भी समय व्यर्थ न करते हुए उनसे हम आग्रह करते हैं कृपया वे सम्मुख आए और ममता किरण जी पर अपना आशीर्वाद लुटाएं। श्री माधव कौशिक जी चंडीगढ़ से। धन्यवाद भाई ओम निश्चल जी, इंद्र देवता की कृपा हुई है शायद मेरी बात आप तक पहुंच सके। बहुत अच्छी सुनाई दे रही है। अब तक तो हालत ये थी, मैं अपनी स्टडी के हर कोने में करेक्शन चेक कर रहा था, बेटी मेरी मदद कर रही थी, मैं किसी को ठीक से नहीं सुन पाया। लेकिन कोई बात नहीं, ये नया दौर है और हम जैसे जो इस टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं है उनके लिए समस्या है। मैं ममता जी को सबसे पहले तो बहुत बधाई देता हूँ, हृदय से बधाई इतने बढ़िया संग्रह के लिए। हालांकि वो मुझे मिल नहीं पाया संग्रह, इन्होंने भिजवाया था लेकिन वो अभी पहुंचा नहीं। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने ईमेल से वो पूरी किताब मेरे पास भिजवाई और जहाँ तक मैं मोबाइल पे निकाल के उसको पढ़ सका, मैं अपनी दो चार बातें। आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत अच्छी तरह। ओम जी सुन रहे हो?
बिल्कुल अच्छी तरह सुन रहा हूं। धन्यवाद धन्यवाद भाई। तो ममता जी। जी को आंगन के शजर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत सारी बातें मित्रों ने पहले ही कह दी हैं। पूरी किताब होती तो मैं भी बड़े अच्छे से करता, लेकिन जितनी मोबाइल पे मैं पढ़ सका हूँ उससे दो चार बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा। हिंदी में गजल लिखने वाले जितने लोग हैं इस समय, वो सच में संघर्ष करके आगे आए हैं। राही साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया था कि एक वो जमाना था जब गजल को कोई छापने के लिए तैयार नहीं होता था। यहाँ तक कि कुछ पत्रिकाओं की तो घोषणा होती थी, कृपया हमें गजल ना भेजें। और अब हाँ, हालत क्या ये बात। है, अब हालत ये है कि हिंदुस्तान की 24 जबानों में गजलें इतनी ज्यादा लिखी जा रही और इतनी अच्छी लिखी जा रही हैं कि हिंदुस्तान की सर्वप्रिय अगर कोई काव्य विधा इस वक्त है तो वो गजल है। मुझे कुछ बहुत अच्छा। मित्रों ने संस्कृत में लिखी गजलें दिखाई, एक मित्र ने मुझे अंग्रेजी में लिखी हुई गजलें भेजी। तो अब हालत यह है कि पूरी दुनिया की हर भाषा में मुझे लगता है कि गजल लिखी जा रही है। और गजल ने ये मकाम बड़े संघर्ष के बाद हासिल किया। दुनिया की कोई काव्य विधा ऐसी नहीं होगी जिसका इतनी मुखालफत हुई है। यहाँ तक कि जब प्रोग्रेसिव मूवमेंट था, उर्दू वालों ने गजल के खिलाफ आंदोलन चलाया कि ये सामंती विधा है, इसमें नहीं लिखना चाहिए। और उन्होंने नज्म की पैरवी की। हिंदी में दुष्यंत के बाद एक ऐसी स्थिति आई है जबकि हिंदी गजल इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि आज की पीढ़ी, ओम निश्चल जी अक्सर कहते हैं कि हमें लगता है हिंदी में गजल के माध्यम से छंद की वापसी हुई है। जी तो बिल्कुल। कई बार ऐसा लगता है कि सच में छंद की वापसी हुई है। जब मैं ममता जी को बहुत सालों से सुन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बड़े मंच के सिद्ध हस्त हैं और जितने चंडीगढ़ में इनके चाहने वाले हैं उतने शायद दिल्ली में भी नहीं होंगे। हमारे वाह, आते रहे हैं क्या ये। बात। और ये बिल्कुल मैं आधिकारिक तौर पे ये कह सकता हूँ। कोई भी लेखक होता है वो अपने परिवेश की उपज होता है। प्रतिभा उसमें होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन परिवेश उसको बहुत कंट्रीब्यूट करता है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की पत्नी होने का अर्थ है कि वो पूरे हिंदुस्तान की रचनात्मक प्रतिभाओं के निकट जरूर रही हैं, आसपास जरूर रही हैं। और ये जो परिवेश है ये प्रतिभा को निखारता भी और प्रेरित भी करता है। मुझे लगता है कि ममता जी के साथ ये हुआ और इस माध्यम से बहुत वर्षों बाद राही जी के दर्शन हुए, श्रीमती राही के दर्शन हुए, भाई खालिद साहब, शकील साहब, इन सबसे मुलाकात हुई, वाकई बड़ा अच्छा लगा। एक बात जो ममता की गजलों में मुझे नजर आई वो ये, आज हमारी हिंदी की गजलें बड़बोलेपन की बहुत शिकार हो गई हैं। व्यवस्था विरोध जी। वो करती हैं, बड़े कर्कश स्वर में करती हैं। कई बार तो हाँ, ऐसा लगता है कि वो गजलें ना हो के आरोप पत्र हैं। कई महिलाओं की रचनाएं भी पुरुषों के खिलाफ आरोप पत्र लगती हैं। आए हाय, लेकिन बहुत अच्छा। पहली बार मुझे पढ़ते हुए ऐसा लगा कि एक बड़ी संस्कारी महिला जो बड़ी संभ्रांत है, सभ्य है, वो उसको तकलीफ तो है कि दुनिया में मूल्यहीनता बहुत बढ़ रही है, समाज में मूल्य क्षरण बहुत बढ़ रहा है, तो वो उसके बारे में चिंतित है। और उनका एक शेर मुझे ये बड़ा पसंद आया कि मंजर अजीब सा है जहां आ गए हैं हम, जंगल है खौफनाक जहां तक नजर गई। क्या ये जो बात। जंगल जिस तरह से इन्होंने बयान किया है, और इसी गजल का एक शेर और है कि पूरी तरह से खिल भी न पाई थी जो कली, हाथों में वहशियों के कुचल कर वो मर गई। हिंदुस्तान की इस समय जिस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, जिस तरह की अराजक स्थितियां हैं, ये दो शेर हमें बता रहे हैं कि लेखक और जो शायरा है वो किस हद तक संवेदनशील है। मित्रों, गजलें सब लिखते हैं, कविताएं सब लिखते हैं, उसको जो गजल में एक विशेष बात राही जी के सामने बड़े संकोच से बोल रहे हैं हम, क्योंकि इनको पढ़ के शायर बने हैं,
सच बात तो ये है कि लेखक की, कवि की जो दृष्टि संपन्नता है वो चीजों को बिल्कुल अलग करके दिखाती है। अगर उसकी दृष्टि संपन्नता नहीं है तो चीजें कहते कहते उलझ जाएगा, और यही दृष्टि संपन्नता उसको एक तरह से बौद्धिक प्रखरता भी देती है। ममता के यहाँ ये दो चीजें बड़ी संयत स्वर में है। मैंने देखा बहुत सारे जीनियस असंयत हो जाते हैं, भाषाओं के बड़े बेतुके प्रयोग करते हैं। हमारी गजलों में बहुत बड़े बड़े आज की गजलों में हो रहे हैं। इनकी गजलें बड़ी, मेरे फादर साहब कहते थे कि गजल को, अच्छी गजल को मापने का एक पैरामीटर ये भी है कि उसमें शऊर और सलाहियत होनी चाहिए। वो शेर शेर तो है ना, ये उसकी पहली शर्त है। तो इस मामले में जो ममता जी की जो तरबियत हुई है, जो परिवेश ने उनको दिया है, तो चाहे सिबाब की शक्ल में हो, रहबर की शक्ल में हो, भाई खालिद अलवी या शकील के शक्ल में हो, या भाई हमारे ओम निश्चल की शक्ल में हो, ये जो दिल्ली का पूरा बौद्धिक परिवेश है, जो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की वजह से मुझे लगता है कि कई पत्नियां होती हैं पति की सफलता के पीछे, मुझे लगता है यहाँ पत्नी की सफलता के पीछे पति भी है। तो मैं उन्हें भी साधुवाद देना चाहूंगा। और चमत्कार की बात देखिए कि जो नेट अब तक नहीं जुड़ रहा था वो अचानक जुड़ गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये भी एक ईश्वर की कृपा हुई, और मैं बड़ा मन से सोच रहा था पता नहीं मैं अपनी बात रख पाऊंगा नहीं, या बड़ों के चरणों में अपना प्रणाम दे पाऊंगा या नहीं, भाइयों से मेरी बात हो पाएगी या नहीं। तो मित्रों, सच बात तो ये है कि हिंदी की गजलों में ये जो पारिवारिक संबंध है, इनके आत्मीय चित्र बहुत कम आए हैं। मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि ममता की इस किताब में 70% गजल के शेर ऐसे हैं जो बेटियों के मुखातिब हैं, बेटों के मुखातिब हैं, बल्कि एक शेर तो मुझे लगता है वो ग्रैंडसन के मुखातिब है। अदा से अपनी वो सबको रिझाए, खिलौना एक घर आया हुआ है। तो ये जो पारिवारिक आत्मीयता है, जो हमारी कविताओं, हिंदी कविता में तो प्रेम और परिवार समाप्ति हो गया था, एक ऐसा वक्त भी आया, प्रकृति चित्रण नाम की कोई चीज नहीं थी। इनकी गजलों के शेर पढ़ते हुए हमें लगा कि वासंती हवा भी चल रही है, जंगल के भी दृश्य हैं। तो ये सारी चीजें जीवन की रागात्मकता से जोड़ते हैं, और जहां रागात्मकता होगी वहां कविता संपूर्णता में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी, ममता की गजलों में एक अच्छी बात ये रही, और वो उस परिवेश की और इस सानिध्य का है कि हमारी हिंदी की गजलों में वो राय साहब बैठे हैं, और ये इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता, इनसे बड़ा कोई जज्बी नहीं हो सकता कि छत लड़खड़ाते हैं। हमारे यहाँ ममता के यहाँ शीन काफ से दुरुस्त गजलें हैं, और ये कहते हुए बड़ा मुझे बहुत, जिसको कहते हैं, फख्र की बात भी है। मित्रों, सच बात तो ये है कि अब गजल इस समय पूरे हिंदुस्तान की सबसे, राय साहब ने एक बात कही, मुझे अब ऐसे कई सेमिनारों में 70 और 80 के दशक में जाने का मौका मिला जब हिंदी के बड़े आलोचक इसे विधा नहीं मानते थे। जब मैं 2008 से 12 तक हिंदी साहित्य अकादमी में, हम साहित्य अकादमी में जब हिंदी का सदस्य और कन्वीनर था, तो मैंने गजल संग्रह दुष्यंत के बाद के 80 समकालीन हिंदी गजल नाम से मैंने संपादित किया। आप यकीन मानेंगे, उसको अप्रूव करवाने में मुझे 5 साल लगे थे, और 5 साल भी जब लगे थे जब मैं कन्वीनर था, कोई मानने को भी तैयार नहीं था कि ये भी कोई विधा है। एक सेमिनार में मैंने कहा कि आप इसे आयातित कहते हैं कि ये तो उर्दू से आई है, तो हमारा उपन्यास भी अंग्रेजी से आया है, हमारी कहानी भी अंग्रेजी से आई है, हमारी जितनी गद्य विधाएं हैं सब यूरोप से आई हैं, तो आप इसी के ऊपर क्यों ये लांछन लगा रहे हैं। हम ये भूल गए थे, हमारा आलोचक समाज ये भूल गया था कि विधाएं साहित्य की होती हैं, भाषाओं की विधा नहीं होती है। अब गजल काव्य विधा है तो हर भाषा की है, तेलुगु में भी, तमिल में भी,
गुजराती में भी अब हालत ये है, मुझे नहीं लगता, जब मैंने बताया कि मुझे एक मित्र ने अंग्रेजी में गजलें प्रेषित की है कि अब अंग्रेजी में गजलें लिखी जा रही है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि गजल की जो सबसे बड़ी बात है वो सांकेतिकता है उसकी, वो इशारों में बात करती है, उसमें गेयता है, उसमें संगीत है। और सच एक और, मैं टीएस इलियट के एक दिन पढ़ रहा था, कुछ एक अंग्रेजी के लोगों ने दो बड़ी कमाल की बातें कही, उस दिन मुझे गजलें याद आई। वो कहते हैं कि आदमी को डिटैच्ड अटैचमेंट में होना चाहिए, अटैच्ड डिटैचमेंट हो, लगाव भी हो अलगाव भी हो। अब जब मुझे ये बात मैंने पढ़ी तो मुझे एकदम गुलाम रब्बानी ताबा का एक शेर याद आया कि बेरब्त भी नहीं है बारब्त भी नहीं, जालिम की हर अदा में अंदाज है गजल के। ये जो हमारी गजल है इसकी ये खास बात है कि वो सब कुछ, वो सच्चाई को इतनी सफाई से कंसील करती है कि समाज की बड़ी सच्चाई रिवील होती है। वो बेरब्त होकर भी बारब्त रहती है और बारब्त रह के भी बेरब्त रहती है। तो गजल का ये छंद इतना मारक है कि आज की जो विडंबनापूर्ण स्थितियां हैं, जितनी विद्रूपताएं हैं, मानव मन की कुंठाओं से लेके, संतरास से लेके, उसकी आशा निराशा विश्वास, सबसे लेके समाज की विद्रूपता तक, अब हिंदी गजल इस मकाम पे है कि हम ये बड़े गर्व से कह सकते हैं। उर्दू के बड़े शायरों ने, कैफी आजमी साहब कहते थे और हमारे बशीर बद्र साहब कहते थे कि हमें लगता है कि गजल का अगला बड़ा शायर हिंदी से होगा, जिस अंदाज से हिंदी की गजलें बहुत आगे जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ममता ने एक वो जो कोना हमारी हिंदी गजलों में खाली था, जिसमें पारिवारिक रिश्तों की, आत्मीयता की, जिसमें संबंधों की गरिमा की, संबंधों की महिमा की, वो सब बातें थी जो बहुत कम लिखी गई थी, बहुत कम कही गई थी। इस गजल में, इस किताब में वो सब है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ। दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा, दुष्यंत ने अपनी किताब की भूमिका में लिखा है कि मेरी गजल की भाषा वो है जब उर्दू फारसी के मसरत से नीचे उतरती और हिंदी संस्कृत के, और दो बहनों की तरह जब बात करती हैं खालिस हिंदुस्तानी जबान में, जिसको हम गंगा जमनी जबान कहते हैं। ममता जी की वो गजलें उसी जबान में हैं, बहुत आसान सी बातों में। मेरे फादर साहब एक बात और कहते थे कि मैं अच्छा शेर उसको मानता हूँ जो किसी को मुखातिब होके कहा गया है। इस किताब में बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो मुखातिब होके, बेटियों को मुखातिब होके कहे हैं, बेटे को मुखातिब होके कहे हैं, समाज को मुखातिब होके कहे हैं। लगता है कि शायरा बात कर रही है, संवाद रचा रही है पूरे समाज से। कहीं वो समाज से समाज, कहीं वो सियासतदान से अपने बात कह रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक ममता में एक अच्छी बात ये है, अब हालत ये होती है कि जिस लड़के के पास जैसी भी गजलें होती है वो फटाफट छपवा के बहुत सारे उम्र से ज्यादा उसकी किताबें हो जाती हैं। इन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, बड़े आराम से इन्होंने संग्रह तैयार किए। ये मेरे ख्याल में उनका दूसरा संग्रह होगा और एक तरह से सहज पकेसो मीठा होए। मुझे लगता है इसकी आत्मीयता, इसकी मिठास, इसकी नफासत, इन शेरों की सलाहियत और शऊर, ये सब बातें इनको, और मुझे लगता है कि नेट ने मेरा साथ दिया। मुझे राही साहब से दर्शन करने का, बात करने का, श्रीमती राही साहब से, खालिद अलवी जी से, भाई ओम निश्चल जी। और एक अच्छी बात ये है कि अब ओम निश्चल जी जैसे हमारे आलोचक सामने आए हैं, मुझे लगता है जो छांसिक विधाएं हैं उनके साथ अन्याय पहले हो चुका होगा, अब ये उसकी गरिमा और महिमा को स्थापित करने में लगे हुए, पुरजोर लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात खास तौर पे और कहना चाहूंगा, और खालिद साहब ने इसका जिक्र भी किया, इस किताब का जो शीर्षक है वाकई वो बड़ा प्रतीकात्मक है। अब घरों में आंगन नहीं है, आंगन नहीं है तो शजर भी कहां से होंगे। ये जो आंगन है
ये हमारी संवेदनशीलता का एक प्रतीक है, और उसमें उगा हुआ जो शजर है वो हमारी अभिव्यक्ति का प्रतीक है। उसकी छाया तले हम सब बैठे हैं। वो एक शजर ऐसा है जो हमें परंपरा से भी जोड़ता है, और जो चीज परंपरा से जोड़ेगी वही आगे बढ़ेगी। ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट, टी.एस. इलियट का एक बड़ा मशहूर लेख है। वो यही कहता है कि इंडिविजुअल टैलेंट वही आगे बढ़ेगी जो परंपरा से पोषित होके आगे जाएगी। तो इन्होंने परंपरा का भी सम्मान किया। ये ऐसा गजल संग्रह है जिसमें क्लासिक गजलों की का छंद भी है, उसकी खूबसूरती भी है, उसकी बनावट और बुनावट भी है, और ममता जी की ये हिम्मत है कि उन्होंने गालिब की जमीन पे गजलें कही हैं, और मैं उनको साधुवाद देता हूँ। खुदा करे कि वो लोहो कलम और ज्यादा भाई लक्ष्मी शंकर जी जो इनकी प्रेरणा है उनको भी तो साधुवाद देना चाहिए ना, क्योंकि जो पीछे का पस मंजर है वो दिखाई दे ना दे, लेकिन असली वही है जो संवेदनशील व्यक्ति को संचालित करता है। मैं अपनी तरफ से ममता किरण जी को ये जो आंगन का शजर है ये खूब फले फूले, फल आए हमें छायाएं दे, और आने वाली पीढ़ी को सुस्ताने का एक बहुत बड़ा अवसर भी दे। अच्छी गजलों के लिए, अच्छे संग्रह के लिए प्रकाशक का भी साधुवाद करना चाहिए। उसने आवरण बड़ा खूबसूरत, सत्यव्रत अगर सुन रहे हो तो वो भी मेरी बधाई स्वीकार करें, क्योंकि जो लेखक है वो तो लिखता है, उसको प्रेजेंटेबल, मेरा मानना है कि ये टीम वर्क होता है। चीजें प्रेजेंटेबल होती है तभी ज्यादा पढ़ी जाती हैं। कई बार बहुत अच्छी चीज अगर प्रेजेंटेबल नहीं है तो बहुत दिनों तक लोग उसे हाथ नहीं लगा पाते हैं। तो एक बार मैं एक ममता जी को, उनके पूरे परिवार को, पूरे परिवेश को, खालिद साहब को, शकील अहमद साहब को, भाई ओम निश्चल जी को, और परम श्रद्धेय राही साहब को और श्रीमती राही जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये उन्हीं के नक्शे कदम हैं जिनको देख के हम चल रहे हैं। उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, और मुझे लगता है कि मुझे अपना एक शेर याद आया, और मैं वो ममता जी की शुभकामना के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इसी तरह से चलते जाओ आंचल में अंगार लिए, इसी तरह से चलते जाओ आंचल में अंगार लिए, वक्त तुम्हारी राह देखता है फूलों के हार लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूँ भगवान इंद्र का, जिसने मुझे 10 मिनट 15 मिनट का वक्त दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सारे आयोजन की डॉक्टर मृदुला जी के प्रति भी बहुत आभारी हूँ मैं। नमस्कार, जय हिंद। लेकिन ये गोष्ठी अभी जो है, जैसे खालिद भाई ने कहा, जब तक असली विमोचन नहीं होगा ना, हम जब तक किताब को छू के नहीं देखते ना, ये तो प्रोक्सी वाली बात हुई। जब कॉलेज में पढ़ते थे हाजिरी कोई और ही लगवा लेता था। तो निश्चल भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। असली गोष्ठी की प्रतीक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। माधव कौशिक जी, आपने तो इस तरह से हस्ताक्षर कर दिया पूरे पृष्ठ पर, उजले और स्वर्णिम हस्ताक्षर, और क्या नहीं कह दिया आपने। समाज, परिवार, रिश्ते और समय से संवाद करती हुई गजलें, शऊर और सलाहियत की गजलें, ये शिकायत नामे नहीं है, ये आरोप पत्र नहीं है, जो कि अक्सर हम कविताओं में भी देखते हैं। आज की कविताओं में एक मध्यवर्गीय शिकायत का परिदृश्य मिलता है विमर्श के नाम पर। विमर्श कम, अमर्ष ज्यादा होता है। और आज आपने सारी बातें साफ रख दी। ये जो आत्मीयता और पारिवारिकता का आयोजन छंद के माध्यम से संभव हो रहा है, जो कि हमारी कविता को पूर्ण रूप से समर्थ बना रहा है, मुझे लगता है कि इसकी हिमायत हमको करनी चाहिए। और आंगन में सजर निश्चित रूप से इधर आए तमाम संग्रहों की शक्लों को देखते हुए और उनकी नामावलियों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल ऐसा कोई विलक्षण टाइटल और शीर्षक रखा गया है। मुझे याद आया, कभी मैंने रामदर्श मिश्र से एक बातचीत की तो मैंने कहा, भी गांव से चले आए और गांव पर उपन्यास और बहुत सारे नॉस्टैल्जिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अब आप क्या सोचते हैं
उनका अरे भाई कुछ भी हो, कितना भी शहर घुस आए घर में, लेकिन मैंने अपने आंगन में कच्ची जमीन छोड़ रखी है। तो हम उसमें, और उनके यहाँ आप देखें तो 2-3 वृक्ष आपको मिलेंगे, कुछ फलदार वृक्ष मिलेंगे, क्यारियां मिलेंगी। तो मैंने अपने आंगन में कच्ची जमीन छोड़ रखी है। ये प्रतीक वाक्य भी है कि हमारे भीतर शहर जितना उग आए, बाजार जितना उग आए। कुंवर नारायण की कविता भी है कि बाजार भले घुस आए, लेकिन हम में से कोई है जिसको बाजार की कोई जरूरत ही नहीं। तो मैंने आंगन में कच्ची जमीन छोड़ रखी है, या आंगन में सजर उगा रखा है, या आंगन में सजर की हम याद करते हैं तो उस पूरे दौर को याद करते हैं जो मिसिंग हो रहा है हमसे, हमारी संस्कृति, सभ्यता और तहजीब से, उस विलुप्त होते हुए उस विलोपन को भी हम अनुभव करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम उन माधव कौशिक को सुन रहे थे, मुझे उनके 2 शेर याद आ रहे हैं कि अंधेरी रात के सारे सुराग रखता हूं, मैं आफ्ताब सा रोशन दिमाग रखता हूं। मैं अंधेरी रात के सारे सुराग रखता हूं। मुझे लगता है कि गजल के सारे राज उनके भीतर इस तरह से पैवस्त हैं। तो वही कह सकते हैं कि अंधेरी रात के सारे सुराग रखता हूं, मैं आफ्ताब सा रोशन दिमाग रखता हूं। और इस गजल का आखिरी शेर है कि कभी तो हौसला आंधी का टूट जाएगा, कभी तो हौसला आंधी का टूट जाएगा, जला के रोज हवा में चिराग रखता हूं। क्या बात, जला के रोज हवा में चिराग रखता हूं। ये दमखम उस गजल गो में है जिसने 1 दर्जन गजल के संग्रह रख दिए हैं। जैसे कोई अक्षत कच्ची जमीन पर देवताओं के नाम बिखेर दे। तो बहुत ही अच्छा लगा कि इस लोकार्पण में जिसकी सरपरस्ती, जिसका आशीर्वाद बालस्वरूप राही जी का है, श्रीमती पुष्पा राही जी का है, प्रोफेसर खालिद अलवी जी का है, और आदरणीय माधव कौशिक जी हमारे बीच हैं, तेजेंद्र जी लंदन से थे। और अभी जो हमने मधुर सुरों में 2 गजलों का गायन सुना, जो कि अपने कैले साहब और क्या कहते हैं शकील अहमद जी की आवाज में था, और वो गजल तो बहुत ही अच्छा, और मुझे लगता है कि पूरा माहौल लगभग 2.5-3 घंटे यहाँ पर है। नेट की बाधाओं, बैटरी की बाधाओं, इंद्र देवताओं के अवरोध, दत्यावरोधों को पार कर सब हम लोगों ने यहाँ पर इस गजल और शायरी और जज्बे को जिंदा रखा है। कहते हैं कि जिनके, वो फिर बालस्वरूप राही जी का वही शेर फिर दोहराता हूं कि जिनके सपनों में आग होती है, रात भर करवटें बदलते हैं। तो हम शायरी के साथ ये जो जज्बा है कि आंगन में कच्ची जमीन हो, आंगन में सजर हो, इस तरह की संवेदना हो, इस तरह का चैतन्य हो, इस तरह का बोध हो, इस तरह का दर्शन हो, ये हमने अपने आसपास इर्द गिर्द बचा के रखा है। और यही जो बच जाता है, वही मैं कहता हूं कि कविता या शायरी आत्मा से संवाद है। वो समाज से है, परिवार से है, लेकिन अंततः वह आत्मा से संवाद है। तो मुझे लगता है कि कविता की भाषा आत्मा से जिस भाषा में संवाद करती है, वही पुरअसर होती है, वही शाश्वत और इटर्नल रियलिटी के रूप में हमारे सामने रहती है। इस पूरे समारोह को, डिजिटल लोकार्पण को संभव बनाने के लिए, चूंकि इसके सूत्रधार के रूप में मृदुला सतीश टंडन जी हैं, जो साहित्य सेवी हैं, समाज सेवी हैं, और जहां भी शब्द और अदब की बात होती है, वहां पर वे सीना तान के खड़ी रहती हैं। तो ये उनके सौजन्य से संभव हो रहा है, उनके सौजन्य को नमन। और उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इसका समाहार वे अपने धन्यवाद ज्ञापन से करें। वे नेपथ्य में जहां भी सुन रही हैं, वे प्रकट होने का कष्ट करें, और इस पूरे लोकार्पण को जी उससे पहले बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि राही साहब ने कहा था कि देर नहीं बैठ पाएंगे, कुछ दिक्कत है, लेकिन इतनी देर तक वो बने हुए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माधव, जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से उनका स्वागत, अभिनंदन और बहुत ही आदाब। इतना अच्छा मिला कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं है। उनका बहुत आभार। खालिद अलवी साहब का बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। और ओम निश्चल जी, आप इतने बड़े आलोचक हैं और इतने बड़े गीतकार हैं, और आपने ये पूरा इस कार्यवाही का संभाला, तो आपका बहुत बहुत आभार।
शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, और शकील जी हमारे लोग जिन्होंने हमारी गजल को गाया है, तो उनका नेटवर्क नहीं मिल पाया, तो वो भी लेकिन किसी तरह से संभव हो गया, और उनकी आवाज में हमने एक गजल सुनी। और आर डी कैले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। किताब घर प्रकाशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस किताब को छापा। और अनुप्रिया, जिन्होंने बहुत अच्छी चित्रकार है अनुप्रिया हमारी, उन्होंने इसका किताब का कवर बनाया, और हम सब उनके चित्र देखते रहते हैं फेसबुक पर भी और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में भी, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में भी। तो उन्होंने इसका कवर डिजाइन किया, उनका भी बहुत बहुत आभार। और मृदुला जी का तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस समय तो देखिए कितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, कोई बाधा नहीं आ रही। शुरुआत में जरूर बाधा आई नेटवर्क के कारण, लेकिन फिर भी जो भी हुआ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और मृदुला जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये हमें अवसर दिया कि ये किताब का इस तरह से लोकार्पण संभव हो पाया। जी मृदुला जी, अब आप बोलिए। जी समाहार वक्तव्य के लिए सुधी मृदुला सतीश टंडन जी हमारे सामने हैं। आप सबको जश्न प्रणाम, हिंद के नियामक। नमस्कार। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे और जो अब तक हाजिर हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी को ढेरों बधाई हम सबकी तरफ से। ये गजलें ऐसी हैं कि दिल को छूती हैं। मेरा अपना मानना है कि गजल वो है जो अगर शायर कुछ बोले तो मेरे दिल तक नहीं आई तो वो गजल नहीं। वो कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन गजल नहीं हो सकती जब तक कि वो मेरे दिल को ना छूए। इनकी 2-3 बहुत कमाल की छोटे छोटे शेर मुझे याद हैं। एक है, भूख मेरी है कैसे बचा लूं कैसे बचाऊं तुझे बेटी, भूख मेरी है पर एक भी निर्णय मेरा नहीं। ऐसी कमाल की सोच रखने वाला जो समाज को दर्शन भी दे और दिखा भी दे कि क्या गलती है कहाँ है। एक और शेर है, छोटा मकान बहुमंजिली इमारत में बदल गया, आंगन में जो चिड़िया थी कहाँ गई। आज के एनवायरनमेंट को देखें तो बस यही है कि हम अपने आप के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन अपने परिवेश के बारे में, अपने समाज के बारे में सोच नहीं सकते। तो आप जैसे बुद्धिजीवियों की जरूरत बहुत है। जब तक आप लोग हैं और समाज को उसके सारे पहलू दर्शाते रहेंगे, तब तक हम सब सुधर के अच्छी तरह से चलते रहेंगे। सो आज के लिए ओम निश्चल जी, आपने बहुत खूबसूरत संचालन किया, उसके लिए धन्यवाद। वाजपेयी जी, आप बेशक पीछे रहे, लेकिन आपके बगैर इधर कुछ हो नहीं सकता। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देती हूँ कि वाजपेयी जी हमारे कल्चरल एडवाइजर भी हैं, और उनको मैं जब चाहूँ तंग करती हूँ, कभी बुरा नहीं मानती। उसी तरह खालिद साहब हैं, जितनी भी उर्दू में मुझे मुश्किलें आती हैं, मेरे पास एक ही समाधान, खालिद साहब यहाँ हैं, उनसे पूछती। राही साहब, माधव जी और केले साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। शकील साहब, बहुत अफसोस है, मैंने देखा आपने बहुत जद्दोजहद करी, बहुत दफा नेट आया गया। कोई बात नहीं, आपकी एक हमने दूसरी तरह से मीडियम से सुन लिया। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल है कि ना होते हुए भी तेजेंद्र शर्मा जी हमारे पास रहे, केले साहब रहे और शकील साहब हैं। तो आज रात के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे खालिद साहब से सीखा है, शब बखैर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सबका भी धन्यवाद हमारे साथ यहाँ आपको बहुत 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 बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।